पारस अज़ीमरा अहमद किस्त नंबर 11। अफजल बाबा ने पानी की टूटी बंद की, धुली देगची स्लैब पर रखी, मग टोकरी में डाले और साफी से हाथ पहुंचते अपने ख्याल में पलटे कि एकदम डर गए। सामने फैजान खड़ा था, इन्हें डरते देखकर मुस्कुराया। सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। नहीं, तुम कब आए? वो शर्मिंदगी से मुस्कुराए। बल्कि कैसे आए? यहीं किचन के पिछले दरवाजे से। इसने बेपरवाही से शाने उठाए और कुर्सी पर बैठ गया। अफजल बाबा ने परेशानी से इसे देखा और फिर लाउंज में खुलते दरवाजे को। इस तरह तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो मेरे टेरेस में सब नजर आता है। पारस निकल चुकी है और इसकी माँ भी साथ ही गई है। हाँ, इन्हें दफ्तर जाना था और फिरोजा बेगम को कहीं रास्ते में उतारना था। अब्दुल बाबा फिर भी मुतमईन नहीं हुए थे। चेहरे पर परेशानी हनूज मौजूद थी। इनमें से कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है, जानता हूँ। मेरा काम ज्यादा लंबा नहीं है। पहले मुझे बताएं, पारस के अपनी माँ से कैसे ताल्लुकात है? अब्दुल बाबा शीशो पंच में पड़ गए। हाँ ठीक है, दोनों ज्यादा बात नहीं करती। वैसे वो इसकी सौतेली माँ है। अच्छा, वो चौंका। भाई जी को पता थी ये बात? जाहिर है। अब्दुल बाबा ने इस बात में सर हिलाया। वो अब खिड़की के करीब आ खड़े हुए थे ताकि बाहर से कोई आता तो इन्हें नजर आ जाता। भाई जी से इसका कैसा रवैया था? बहुत अच्छा, दोनों में बहुत मोहब्बत थी। बाबा के लहजे में नरमी घुल गई। वो जैसे इन दोनों से ज्यादा बाबा को इनसे मोहब्बत हो। फाइज ने तनफ्फुस से सर झटका। सब ड्रामा है इसका। भाई जी के मौत का सबसे ज्यादा फायदा पारस को हुआ है। इनका सबसे बड़ा होटल इसने अपने नाम लगवा लिया है। और जानते हैं, भाई जी ने कराची और पिंडी वाला होटल भी इसके नाम कर दिया। ये बात मुझे 2-3 माह पहले मालूम हुई है। वो दबे दबे गुस्से से उठकर टहलने लगे। पता नहीं ऐसा क्या जादू किया इसने भाई जी पर के वो इस पर सब लुटाते गए। वो इससे बहुत मोहब्बत करते थे। फैजी बेटा, मुझे यकीन नहीं है। मुझे किसी बात का यकीन नहीं है। मेरे नज़दीक वो मेरे भाई की कातिल है और मैं अपने भाई के खून का बदला ज़रूर लूंगा। क्या करोगे तुम? अफजल बाबा खौफजदा नजर आने लगे। वही जो इसने भाई जी के साथ किया। वो बेरहमी से मुस्कुराया, फिर सर झटका। खैर, आपने मुझे बताया था कि भाई जी के सर पर लगी चोट से इनकी जैकेट की हुड भी फट गई थी। अफजल बाबा ने मुश्किल अस्बाब में सर हिलाया। वो जो समझ रहे थे कि सिर्फ पारस से मुतनफर है, वो तो गलत थे। वो तो बराबर का बदला चाहता था। वो जैकेट पारस ने संभाल कर रखी है। आपने बहुत पहले बताया था। जी, एक दिन कमरे की सफाई करते हुए मुझे वो नजर आई थी। मुझे वो जैकेट चाहिए। फैजी बेटा, इससे शक हो गया तो? वो मजीद परेशान हो गए। बेफिक्र रहें, बस देख कर लुटा दूंगा, साथ नहीं लेकर जाऊंगा। अच्छा बैठो, लाता हूँ। वो गोमगू कैफिन में सर हिलाते अंदर चले गए। वो कुर्सी पर बैठ गया और सरसरी नजर से तराफ का जायजा लेने लगा। 4 मिनट गुजरे तो वो आते दिखाई दिए। इनके हाथों में एक प्लास्टिक का पैकेट था जिसमें एक जैकेट तय की हुई नजर आ रही थी। जल्दी से देख लो, वो आना जाए। वो तशवीश से कहते हुए खिड़की में जा खड़े हुए। फाइज ने पैकेट मेज पर रखकर खोला। जैकेट निकाला। इनमें से खून की बू अभी तक नहीं गई थी। इसे जैसे कभी धोया ही नहीं गया था। पैकेट में बंद होने की वजह से बू भी अंदर ही थी। इसने जैकेट सीधी की। इसके हुड दरमियान से फटी हुई थी। सुराख अखरोट के साइज का था और इसके गिर्द खून के वाज़ेह निशान थे। इसने हुड देखने के लिए जैकेट को ऊपर उठाया तो कुछ नीचे गिरा। छन छन छन। अफजल बाबर और फाइज दोनों चौंके। जैकेट के अंदर शीशे का एक टुकड़ा था जो फर्श से टकराया, मगर वो टूटा नहीं। इसने हैरत से टुकड़ा उठाया, उलट पलट कर देखा। वो सुर्ख नहीं था, यानी जैकेट का खून खुश्क होने के बाद अंदर डाला गया था। वो धुंधला सा था। किस चीज का हिस्सा था कुछ कहा नहीं जा सकता था। क्या ये शीशा इनके सर में लगा था? मगर ये तो। वो हैरत में पड़ गया। रफतन अफजल बाबा की घबराई हुई आवाज आई, फिरोजा बेगम आ गई, तुम जाओ जल्दी। वो करंट खाकर उठा और जैकेट तय करने लगा। अफजल बाबा ने देर से रोका, तुम जाओ, मैं कर लूंगा, बस जाओ। इसने जैकेट और शीशा वहीं छोड़ा। पहले तजब्जुब निगाहों से अफजल बाबा को देखा, फिर खिड़की से बाहर जहाँ फिरोजा बेगम इनके स्टेप्स पर थी और पारस पीछे गेट पर थी। वो यकीनन सड़क की सीढ़ियाँ देखने के लिए रुकी होगी, इसलिए पीछे रह गई थी। वो किचन के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। अफजल बाबा ने जल्दी जल्दी पैकेट में सब डाला, इसे बंद किया और ऊपर चले आए। इसकी अलमारी में रख कर दोनों दरवाजे बंद करके जब वो कमरे से निकले तो पारस सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। इन्हें अपने कमरे से निकलता देखकर इसकी खूबसूरत आंखों में हैरत उभरी। इसने सवालिया आईब्रो उठाए। झाड़ू पोंछ सुबह रह गई थी, आपके कमरे की वही कर रहा था। वो मुस्कुराकर जल्दी से बताने लगे। वो यूं कहकर सर हिलाती ऊपर जीने चढ़ने लगी। बेटी, जब वो इनके तरफ से होकर निकलने लगी तो वो बेख्तियार पुकार उठे, जी। पारस ने रुकर इन्हें देखा। अफजल बाबा चल हमें देखे दुख से इसे देखते रहे। इनकी आंखें नम हो गई। फिर बोले, एहतियात करना। किससे? पारस हल्का सा चौंकी। हर किसी से। रिजवान साहब के बाद तुम्हारे दुश्मन बहुत से बन गए होंगे। पारस उदासी से मुस्कुराई, बाबा अगर मुझे किसी चीज़ से खतरा है तो वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। वो और कोई नहीं है, सिर्फ फैजान है, रिजवान का भाई। इसके अलावा मुझे कोई और कुछ नहीं कह सकता। अफजल बाबा का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में खौफ उतरा। मगर फैजी तो अमरीका में है। पारस ने इन्हें देखा, एक गहरी नजर पर हल्का सा मुस्कुराई, जानती हूँ।
वो अंदर की सिमत बढ़ गई। अब्दुल बाबा की कदम गोया जमीन में गड़ गए। जानती हूँ, वो क्या जानती है? रिजवान हयात के बंगले के एक भी तरफ ऊंचा नीचा सा जंगल था। सर का दरख्त वीराना खामोशी, और कहीं जानवर बोलते और परिंदे चीखते तो जिंदगी का गुमान होता, वरना बस एक जामिद चुप सी थी। सुबह भी नीले रंग से सफेदी में तब्दीली के इर्तिका में थी। हवा ठंडी सी चल रही थी। फाइज ने अपने घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की से झांका तो वो ढलान उतरती दिखाई दे रही थी। स्याह शाल अब केस ने हल्की बुक्कल डालकर ओढ़ रखी थी, ऐसे के ना सीने पर लपेटे बाजू शाल के अंदर थे। कोल्हापुरी चप्पल की बजाय कैनवस शूज पहने और बालों को ढीले जूड़े में बांधे वो सर झुकाए चल रही थी। वो यकीनन वॉक पर निकली थी। फाइज हल्का सा मुस्कुराया, झुककर जॉगर्स पहनने लगा। फिर सीधा होकर इसने दोबारा नीचे देखा। वो जंगल की तरफ जा रही थी। फाइज ने एक निगाह अतराफ में दौड़ाई, जैसे इस तक पहुंचने का मुतबादल मगर इत्तेफाक के टकराव का रास्ता ढूंढ रहा हो। फिर जैसे समझकर मुस्कुरा दिया। इसे लंबा चक्कर पड़ना था, मगर जाहिर है वो एक इत्तेफाक होगा। फाइज ने कैनवस शूज बिना चाह पैदा किए नीचे गिरे पत्तों को रोनते चले जा रहे थे। वो ज़मीन को देखती चल रही थी, इसका ज़हन जैसे कहीं और दूर उलझा था। चलते चलते वो जंगल के अंदर पहुंच चुकी थी। दफादार ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक जगह वो रुकी, जूते की नोक से पत्ते हटाए। एक काकरोच की शक्ल का कीड़ा पत्ते के नीचे से निकलकर तेजी से आगे जा रहा था। पारस रुक कर इस कीड़े को देखने लगी। वो रेंगता हुआ इससे दूर जा रहा था। वो पंजों के बल जमीन पर बैठी निगाहों से कीड़े का ताकुब करने लगी। इसी वक्त इसकी आंखों में उदासी थी, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, बेहद उदास मुस्कुराहट। दरख्तों के पत्ते हवा से जरा जरा खड़कने लगे। हल्की सरसराहट में इससे भी हल्की सरगोशियां सुनाई देने लगी। अनमिट कहानियां फिर से हर जगह छाने लगी थीं। होटल के लॉबी में मामूल की गहमा गहमी थी। रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक स्याह लेडीज सूट में मलबूस खड़ी लड़की मुस्कुराकर सबको खुशामदीद कह रही थी। इसने दरमियान से मांग निकालकर बालों को कसकर जूड़े में बांध रखा था। कानों में बड़ी बड़ी बालियां थी। वो बहुत पेशा वराना मुहावरों खुश अखलाकी के सामने खड़ा साहब को कुछ बता रही थी, जब लॉबी में एक गैर महसूस हलचल मची। एक अलर्ट की कैफियत जो मेहमानों को भी नहीं और अमले को हमेशा महसूस हो जाती थी। तब जब बॉस करीब होते, इसने भी बात खत्म करते हुए एक नज़र कॉरिडोर पर देखा। रिजवान हयात वहां से चले आ रहे थे। इनकी अक्ल में सेक्रेटरी और बाएं तरफ एक आला ऑफिसर थे। मेहरबान सूरत, स्याह सफेद मूछें, सुरमई कनपट्टियां, सर हिलाते हुए मुस्कुराकर साथ वाले साहब की बात सुन रहे थे। पारस बॉसेस हेयर लड़की के साथ खड़ा सूट में मलबूस रिसेप्शनिस्ट इसका नाम लेकर जेलब हुआ। वो भी तरह ज्यादा अलर्ट सी खड़ी हो गई। हमारा बड़ा हमें देख रहा है, ये एहसास इंसान को सीधा करने के लिए काफी होता है। वो चेहरे पर पेशा मुस्कुराहट तारी किए खड़ी की नक्कियों से रिजवान हयात को ही देख रही थी और अपने ऑफिसर से बात करते करते एकदम रुकी। इनकी निगाहें पारस के ऊपर थी। वो यकायक मुआवजत करते थे इसे इसकी तरफ आए। पारस ने बेख्तियार इनको देखकर मुस्कुराई, खुशामदीद मिस्टर हयात, मगर उन्होंने मुस्कुराए बिना जरा नाराजगी भरे निगाहों से इसे देखते हुए रिसेप्शन डेस्क से पेन उठाया और इसकी नोक से पारस के मांग के दाएं तरफ छुआ, जैसे कुछ धकेला हो। वो एकदम पीछे हुई। एक कॉकरोच उड़ता हुआ पीछे रखे बड़े से गमले पर जा बैठा था। पारस ने बेख्तियार अपने बालों को छुआ और फिर बॉस को देखा। वो बेरहमी से इसे देख रहे थे। आपके बालों पर कॉकरोच था मिस, और आपको एहसास तक नहीं हुआ? कोई बात नहीं सर, मैं इससे तो बड़ी ही हूँ। वो बहुत नरमी से मुस्कुराई। नॉट फनी लेडी। फिर उन्होंने परेशान खड़े साथी लड़के को देखा। मेट्रन को बुलाओ, सफाई के अमले को बुलाओ। मेरे होटल के लॉबी में कीड़े कहाँ से आए? यस सर। वो तेजी से फोन की तरफ बढ़ा। पारस ने पलट कर गमले को देखा। कॉकरोच सुकून से एक पत्ते पर चढ़ा बैठा था। सर ये इंडोर प्लांट्स हैं, मगर इनको भी रोशनी की जरूरत होती है। आज जब धूप निकली तो घंटे भर के लिए इन्हें बाहर रखा गया था। ये तभी गमले पर चढ़ गया होगा। आप ये कह रही है कि हमारा सफाई का अमला इतना बेपरवाह है कि वो इतना बड़ा कीड़ा गमले में नहीं देख सकता, या हमारे ड्रेन होल्स पर बाकायदा स्प्रे नहीं किए जाते? सर स्प्रे बिल्कुल किए जाते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रही इस बेचारे की बात, तो एक कॉकरोच है सर। हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटम बम बरसाए गए थे तो वहाँ कितने इंसान मर गए, जो बच्चे इनकी नस्लें तक मजबूर हो गई। मगर एक चीज़ वहाँ तब भी असर लिए बगैर मज़े से फिर रही थी। वो मुस्कुराई। कॉकरोच अब जिस चीज़ को अमेरिका के एटम बम नहीं खत्म कर सके, वो इसे स्प्रे दवाइयाँ कहाँ खत्म कर सकती हैं सर? वो बहुत पुरसकून ठंडे मगर मुअद्दब अंदाज में कह रही थी। आपको एहसास है कि हमारे यहाँ कौन लोग आते हैं? किस आला पाई के अहदेदार आते हैं, मल्टी नेशनल्स आते हैं। अगर कोई इस कॉकरोच को हमारी लॉबी का फर्ज इस्तेमाल करते देख लेता तो? वो इसी संजीदगी से इसे देख रहे थे। सर यहाँ तो हमारी सारी जिंदगी हमारे अपने रिश्ते इस्तेमाल करते रहते हैं। अगर एक कीड़े ने जरा सा फर्श पर चल लिया तो क्या हुआ? अपना दिल भी तो वो बार बार धो लेते हैं, फर्श भी धुल जाएगा। पारस ने गहरी सांस लेकर शाने जरा से झुकाए। वो हल्का सा चौंक कर इसे देखने लगी। जब वो कुछ देर और कुछ ना बोले तो पारस की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। इसे जैसे मामले की संगीनी का एहसास हुआ। सर मैं आपसे माजरत खाऊं,
آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں فرزانہ میڈم سے کہہ دوں گی۔ سامنے سارے عملے کو پھر سے تنبیہ ہو جائے گی، میری بات کو درگزر کر دیجیے گا۔ مجھے ہوٹل یہاں پر کھڑے ہونے اور بڑی سے بڑی تلخ بات کو بھی خوش علاقے سے مٹا دینے کے پیسے دیتا ہے۔ میں بس اپنی جاب کر رہی تھی۔ وہ محض ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ صفائی کا عملہ پہنچ گیا تھا۔ پریشانی ہلچل مگر رضوان حیات کچھ کہے بنا جا چکے تھے۔ پارس کو ذرا سی فکر ہوئی، پھر کندھے اچکا کر کام کرنے لگی۔ اس کے سامنے ابلتے فوارے کا پانی ہنوز گر رہا تھا۔ ہیروں کی طرح گرتے قطرے آہستہ آہستہ منظر مٹاتے گئے اور صفوں کو کوڑا کر دیا۔ پھر اس سویدی پر میٹھے ناگ بھرنے لگے۔ دیکھ شکیل کو پیسے چاہیے ہیں، تو کسی بھی طرح 3 لاکھ کا بندوبست کر۔ وہ کچن میں کھڑا سلیب صاف کر رہی تھی جب پیچھے سے فیروزہ مہک آ کر بولی۔ اس نے جیسے تھکن سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بال پونی میں باندھے سادہ شلوار قمیض اور سویٹر میں ملبوس وہ تکان زدہ لگ رہی تھی۔ امی تم جانتی ہو میری نئی نوکری لگی ہے، مجھے اتنی جلدی ایڈوانس نہیں مل سکتا، اور 3 لاکھ ایڈوانس سے بھی اکٹھا نہیں ہوگا۔ مجھے باتیں نہ سنا پاڑو، تیرے بھائی کا تازہ تازہ کاروبار شروع ہوا ہے دبئی میں، اب پیسے نہیں دے گی تو برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کون کیسی محنت؟ وہ واپس سلیب پر جھکتے ہوئے ہلکا سا بڑبڑائی۔ پہلے غیر قانونی طور پر دبئی گیا، وہاں پکڑا گیا، ضمانتوں کے پیسے بھرے، وہ قرضے اترے نہیں کہ منہ میں من نہ کر۔ دیکھ رہی ہوں میں تجھے، جب سے مری آئی ہے بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے تیری، مگر یاد رکھ میرے ساتھ جھوٹ بولا نہ تو کون سا جھوٹ امی؟ وہ رہان نشی ہوئی، اتنا قرضہ نہیں مل سکتا، خود کو گروی رکھ دوں کیا؟ زبان نہ چلا میرے آگے، بس مجھے اپنے باس وغیرہ کے پاس لے جائیں، خود بات کر لوں گی۔ امی خدا کا خوف کرو، وہ دہل گئی۔ میں ہوٹل کی ایک معمولی ریسپشنسٹ ہوں، میں باس کی خصوصی ملاقات کو سوچ بھی نہیں سکتی، کہاں یہ کہ آپ کو ساتھ لے جاؤ، ویسے بھی وہ یہاں نہیں ہوتے۔ مجھے سب پتہ ہے، یہ ہمارے آس پاس ہوٹل کا عملہ ہی بتا رہا ہے، سن لیا ہے میں نے کہ بڑے صاحب صبح سے ادھر ہی اور فون بھی آ گیا ہے، ابھی تجھے رضوان صاحب نے بلایا اپنے آفس، شام 5 سے 6 بجے کے درمیان، بس میں تیرے ساتھ چل رہی ہوں۔ مجھے بلایا ہے رضوان صاحب نے، مگر کیوں؟ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کر، 5 بجے تیار رہنا، میں بھی ساتھ چلوں گی، وہ وائل کا نیلا جوڑا پہن لوں گی۔ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ نہیں امی پلیز، کیوں بےعزتی کرواتی ہو؟ انہوں نے مجھے ڈانٹنے کے لیے ہی بلایا ہوگا، خدا کے لیے میرے لیے اور مشکلیں کھڑی نہ کرو۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سپنج صابن سب رکھ دیا۔ میں کچھ نہیں سن رہی، میں چل رہی ہوں تیرے ساتھ، دیکھنا وہ تجھے فوراً قرضہ دے دے گا۔ وہ حتمی لہجے میں کہہ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ پارس بے بسی سے اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں متوقع توہین کے احساس سے پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ او میڈم آپ! کھلی سانسوں کے درمیان آتی آواز، ریاضوں کا بلبلا ٹوٹا، بے رنگ پانی کے ساتھ رنگ فضا میں قطروں کی صورت بکھر گئے۔ پارس چونک کر پلٹی، وہ جنگل میں تھی۔ اس کی دائیں طرف سے فائز بھاگتا چلا آ رہا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، بال گیلے، چہرہ ورزش کی تمازت سے گلابی ہوتا ہوا۔ اس کے قریب آ کر وہ رکا۔ وہ ایسے سے دیکھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی ادھر واک کرتی ہیں۔ پھر اس نے ذرا فکر سے دیکھا۔ خیریت میم، آپ ٹھیک ہیں؟ پارس نے جواب دیے بنا اس سمت دیکھا جہاں وہ کیڑا رینگ رہا تھا۔ اب وہ ادھر نہیں تھا۔ وہ ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تھینکس، کچھ ہو گیا تھا، تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر ہر کوئی چیز واپس نہیں ملتی، اپنے ہاتھوں سے کسی کو کھو دو تو وہ بھی واپس نہیں ملتا۔ فائز کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، لب بنچ گئے، آنکھوں میں پتراہٹ آ گئی۔ کیا اس نے ابھی اعتراف جرم کیا ہے اپنے ہاتھوں سے بائی جی کو کھونے کا؟ مطلب انہیں جان سے مارنا ہے؟ پارس اسے دیکھے بنا سست روی سے آگے چلنے لگی۔ وہ چہرے پر ڈھیروں سختی اور کرب لیے اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ آپ نے کس کو کھو دیا؟ وہ دھیرے سے بولتی، حد المقدور کوشش کی کہ آواز میں سرد پن نہ چھلکے، مگر وہ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرنے سے بہت دور تھی۔ میں نے بہت کچھ کھویا اور سب خود ہی ہویا ہے، سب میرا قصور تھا۔ وہ جیسے قدم کہیں اور اٹھا رہی تھی، پر کہیں اور رہے تھے۔ کیوں خود کو بلیم کر رہی ہیں؟ جو ہوتا ہے قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ میں نے بہت کچھ گنوا دیا، سب خود ہی کیا۔ وہ جیسے اس کی بات سن کر بھلائے وہ خود کو پرسونا ہی نہیں رہی تھی، اپنے فارما کلام کر رہی تھی، کسی ایسے مسافر کی طرح جو سب کچھ ہار کر ننگے پاؤں صحرا میں چل رہا ہو، جسے نہ پیاس ہو نہ منزل کا پانے کی چاہ۔ فائز کے ماتھے کی رگیں تن گئی، آنکھوں کے سامنے ان گزرے برسوں میں بیتے بہت سے پل لہرائے۔ بھائی جی، اس کے بابرہ سے بھائی، اور اس عورت نے خود ہی نے مار دیا اپنے ہاتھوں سے، کوئی اسے سزا نہیں دے گا۔ فارس آگے چڑھ رہی تھی، وہ نامحسوس انداز میں جھکا اور جوگرز کے تسمے جلدی جلدی کھول کر نکالے، پھر ان کے درمیان گرا لگائے اور سیدھا ہو گیا۔ میڈم، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بے جا خود کو پریشان کر رہی ہیں؟ وہ اس کے عین عقب میں چل رہا تھا، لمبا تسمہ دونوں ہاتھوں میں لپیٹے ہوئے، اس کی
फारस की पोश को देखती आंखें नफरत से भरी थी। रिजवान साहब चले गए, वो अल्लाह की मर्जी थी। अब भी बहुत कुछ है आपके पास, वालदा, खानदान वाले घर, होटल, बहुत कुछ। वो अब इसके बहुत करीब था, सिर्फ जरा से बाजू आगे बढ़ाकर तस्मा इसकी गर्दन में गिर लपेट सकता था। पता नहीं भाई साहब, आप नहीं समझ सकते। वो सर झुकाए बोले तो वाजह हुआ कि वो इसके इतने नजदीक मौजूदगी से बखूबी वाकिफ थी। चीजें हैसियत नहीं रखती, इंसान भी नहीं रखते। अहम होते हैं रिश्ते, जब हमसे चीजें छीन ली जाए तो दिल डूब डूब कर उबरता है, मगर जब रिश्ते खो जाए तो दिल ऐसा डूबता है कि उबर नहीं सकता। सांस तक रुक जाती है, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता पारस बीबी। मुझसे मेरा बाप जैसा भाई छीन लिया तुमने, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा लाजमन। इसने तस्मे हाथों में टाइट करते हुए सोचा और बाजू ऊंचे किए। पारस एकदम रुक गई, पारस के हाथ फिजा में ही ठहर गए, सांस भी ठहर गई। पारस की पुश्त अभी तक इसकी तरफ ही थी। पारस की अभी तक पुश्त इसकी तरफ थी। ओ काकरोच, इसने सर झुकाए, जूते की नोक से पत्ते हटाए तो सरसराने की आवाज आई, जैसे कोई कीड़ा तेजी से आगे दौड़ा हो। वो उदासी से हंसी, जंगल के वीराने में इसकी हंसी ने जिंदगी भर दी। पता है, मेजर रिजवान की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात भी कॉकरोच की वजह से हुई थी, वो कहती हुई फिर से आगे बढ़ने लगी। रिजवान, आप क्यों चले गए? फायद ने तस्मा लपेटते हाथ अभी तक फिजा में थे, सांस भी रुकी हुई थी। वो इसके दस्ते से दूर होने लगी, तभी वो नहीं हिला। भाई जी का जिक्र हर शय पे उछाने लगा, कोई मंत्र सा था जो वो फूंक गई थी। बहुत अकेला कर गए हैं वो मुझे, ये शिकवा इनसे हमेशा रहेगा। वो अब इससे चंद गज दूर थी कि इसकी आवाज हल्की हो गई थी। वो अभी तक नहीं मुड़ी थी, बस अपनी रो में चलती जा रही थी। हालांकि जाने वाला जान कर साथ नहीं छोड़ता, फिर भी शिकवा इससे होता है, पता नहीं क्यों। फाइज, वो जैसे इसको अपने कब्र महसूस न करते हुए रुकी और दोबारा फाइज पुकारते हुए मुड़ी। वो बिजली की तेजी से झुक कर बजाय जूते के ठीक करने लगा था। क्या हुआ? पारस ने चंबे से इसे देखा। वो चुप गया था, बस निकल आया। जूते में एड़ी की तरफ उंगली डालकर कुछ निकालते हुए वो जबरन जरा सा मुस्कुराया, फिर हाथ झाड़ते हुए उठा। गिरा बंदे तस्मे पहले ही जेब में डाल चुका था। वो सर हिलाकर वापस मुड़ गई और इसी रफ्तार से जलने लगी, जैसे इसके साथ मिलने का इंतजार भी ना हो, जैसे एक दफा बस रस्मन पूछा हो। वो अब जॉगिंग की बजाय शिकस्त टूटा सा धीरे धीरे कदम उठा रहा था। इसके हाथ दोबारा जेब में बड़े तस्मे की तरफ नहीं गया था, जा ही नहीं सकता था। इसके चेहरे पर इस्तराब था, बेबसी थी, तजब्जुब भी था और मायूसी भी। ऑफिस में मिलते हैं, वो अब भी इससे काफी आगे थे। जब जंगल के इख्तिताम पर रुककर मुड़ी, फिर इसका चेहरा बस लम्हे भर के लिए देखकर आगे बढ़ गई। वो सर भी न हिला सका, मुस्कुरा भी न सका। रिजवान, आप क्यों चले गए? रिजवान, आप क्यों? रिजवान, अगर वो मंत्र था तो इसका तिलिस्म फाइज के सारे वजूद पर छा रहा था, और अगर वो झूठ का जाला था तो वह इसमें लिपट जाने को तैयार था। तुम्हें क्या लगता है, अगर वो ये अल्फाज ना कहते तुम इसे कत्ल कर देते? मेरा ख्याल है तब भी तुम ऐसा ना करते। कॉफी का कप उठाकर घूंट पड़ने से कबल तनवीर साहब ने भगोड़े से देखते हुए तबसरा किया और फिर कप लबों से लगाया। फाइज का कप इसके सामने रखा ठंडा हो रहा था। वो दोनों तनवीर साहब के ऑफिस में आमने सामने बैठे थे। तनवीर साहब घूंट फिरते हुए इसे गहरी निगाहों से देख रहे थे। अलबत्ता वो उलझा सा अपने कप पर निगाहें जमाए वहां से बहुत दूर लग रहा था। अगर वो ये ना कहती तो मैं इसका गला वाकई दबा देता, बोला भींचता बोला, जैसे खुद पे गुस्सा आने लगा हो। तनवीर साहब ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में सर झटका। फैजी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बहुत कुछ हो सकते हो, कातिल नहीं। इसे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? भाई जी का बदला और होटल, बहुत गुलामी के अंदाज में बोला। तनवीर साहब ने कप मेज पर रखा, टेक लगाई और आंखें सुखेड़े गौर से इसके तासुरात देखे। फैजी, तुम मरी अपने भाई जी के लिए आए हो या होटल के लिए? फिजान चौंका, फिर अपने आप को संभाल कर सर झटका। ऑफ कोर्स भाई जी के लिए। होटल की बात से मेरा ये मतलब नहीं था, मगर होटल भी तो हमारा है। पारस ने इस पर कब्जा कर रखा है। गलत। होटल रिजवान साहब अपनी जिंदगी में ही पारस के नाम कर चुके थे। कानूनी तौर पर वो तुम्हारा नहीं है, मगर 6 में से 3 होटल भाई जी ने इसका नाम कर दिया। हम इनके सगे बहन भाई थे, सारी जिंदगी साथ गुजारी। इस जायदाद के अहल हम थे, वो नहीं। इसका चेहरा फिर से थमथमाने लगा। वो अदाकारा है, जादू करती है। इसने भाई जी को नामालूम किस तरह वर्गला कर होटल अपने नाम लगवाए, मगर वो मुझसे बेवकूफ नहीं बना सकती। डैम इट, इसने गुस्से से मुट्ठी मेज पर मारी। रह रहकर खुद पर ताव आ रहा था। कितना अच्छा मौका था, मैं मार सकता था इसे, फिर इसका गला दबाकर लाश पहाड़ी से नीचे फेंक देता, और जैसे इसने भाई जी का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था, इसका भी नहीं होने देता। मगर नहीं, मैं 6 फीट का आदमी इसके एक फिक्रे पे हार गया। वो उठकर बेचैनी और तय से टहलने लगा। सुबह क्या हो गया था मुझे? आखिर क्यों भूल गया था वो मेरे भाई जी की कातिल है?
क्यों मैंने लम्हे भर को इसे माफ़ कर दिया, आखिर क्यों? इसने दीवार पर मुक्का मारा। तनवीर साहब ने ताज्जुब से सर झटका। इस एक फिक्रे में ऐसा क्या खास था जो तुम्हारा इतना अटल इरादा बदल गया फैजी? इसने कर्ब से नफी में सर हिलाते हुए आंखें मूंद ली। वो अब दीवार से लगा खड़ा था। मान था इसमें मोहब्बत थी, जैसे वो भाई जी को बहुत मिस करती हो, जैसे इनके पास जाना चाहती हो। बहुत खालिस लहजा था इसका। इसने आंखें खोली और इन्हीं जख्मिया निगाहों से तनवीर साहब को देखा। और इसके इस खुलूस के बाद तुम दोबारा से क्यों समझने लगे हो कि वो रिजवान की कातिल है? जो जवाब में बेबसी थे। इसने मुठ्ठियां भींच ली, क्योंकि वो खुलूस, वो मान, वो लहजा सब दिखावा था। वो अदाकारी कर रही थी और मैं इसके फरेब में आ गया। सुबह की इस घड़ी वीरान जंगल मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सामने इसे अदाकारी करने की क्या ज़रूरत है? वो बिल्कुल भी उलझे हुए अंदाज में सवाल नहीं कर रहे थे, बल्कि इसका लहजा बहुत नपा तुला, बहुत मुहतात था, जैसे गर्म लोहे की तपिश का अंदाज़ा लगाने का एहतियात से उंगली की पोरी से छुओ और छूते ही वो वापस खींच लो। जैसे गर्म लोहे पर ज़रब लगाने का कोई इरादा ना हो। क्योंकि डैम इट, क्यों मैं इसका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और मैं रिजवान हयात का इकलौता भाई हूँ, और यकीनन वो ये बात जानती है। इसने शिकस्त हुर्दा अंदाज में अपने सर दोनों हाथों में गिरा दिया। वो मेरे साथ खेल खेल रही है, वो मेरे साथ आजमा रही है, वो यकीनन मेरी असलियत जानती है। वो इंतज़ार कर रही है कि कब मैं इसके सामने आ जाऊँ। और तनवीर साहब ने आईब्रो उठाए, गर्म लोहे को फिर हल्का सा छुआ और इसे एक कुर्सी छीन लो जिस पर बाई जी मुझे बिठाना चाहते थे। वो बेबसी और तनफ्फुर से कहता है, इसके सामने वापस आ बैठा। रिजवान, इस कुर्सी पर तुम्हें बिठाना चाहते थे? आर यू श्योर बाजी? उन्होंने इसकी कॉफी की तरफ इशारा करते हुए अपना कप फिर से उठा लिया। बाई ने जवाब देने के लिए लब खोले और साथ ही उंगलियां कॉफी के कप पर गिराई। जो झाग बैठ चुका था, वो सतह पे बची कुची क्रीम और कड़वे माया ने अजीब हैबत इख्तियार कर रखी थी, जैसे ब्राउन, पिंक और सफ़ेद टेढ़ी मेढ़ी सी सड़कें हों। और वो वाकई सड़कें ही तो थीं, गुजरगाहें जिन पर बहते माया के हर कतरे में कोई सुबह, कोई शाम, कोई रात छुपी थी। यादों की गुजरगाहें। रिजवान हयात ने काफ़ी का घूंट भरा और इसकी सारी बात पर जैसे सर हिलाते हुए कप मेज पर रखा। कलमों के सफ़ेद होते बाल, बारों मूछें, मगर आंखों में छुपा एक बावकार, मेहरबान और मुशफ़िक़ सा तासुर। स्टडी की ब्लाइंडर्स जो रिजवान साहब के कम में थे, आधी खुली थी और इनसे छन कर आती रोशनी इनके किसी अतराफ से निकल रही थी। ऐसे में इनका चेहरा मजीद तारीकी में चला गया था, मेहरबान सी तारीकी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? स्टडी टेबल पर इनके मुकाबले मेज पर हाथ मिलाकर रखे आगे होकर बैठा फिक्रमंदी सा नौजवान बोला। रिजवान हल्का सा मुस्कुराए। तुम होटल संभालना चाहते हो? वो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी? उन्होंने प्याली फ्रिज में वापस रखी। कांच से कांच टकराया। फिक्रमंद नौजवान के तनिया साहब ढीले पड़े। इलाही मुस्कुरा दिया। मुझे मालूम था कि आप खुश होंगे। फिर कब से काम शुरू करूं? कल से कर दो बेशक। वो मोहब्बत से मुस्कुरा कर से देख रहे थे। ओके, वो खुश नजर आ रहा था। मगर तुम किस होटल में काम करना चाहोगे? उन्होंने अपनी अधूरी छोड़ी फाइल दोबारा खोली और मेज पर रखी। ऐनक आंखों पर लगाई। जानता हूँ कि मेरी मरी वाला होटल आपका सबसे कीमती होटल है, मगर पहला ऑर्डर और हेड ब्रांच तो लाहौर वाला ही है ना, इसलिए मैं यही काम करना चाहूँगा। वैसे वो जैसे सोचने को रुका, अब सेठी साहब को कहाँ एडजस्ट करेंगे? रिजवान ने ऐनक को ऊपर से सहज से देखा। सेठी साहब हमारे लाहौर वाले होटल के जीएम। क्यों, वो कहाँ जा रहे हैं? मेरे आने के बाद तो इन्हें कहीं भेजना ही पड़ेगा ना। इसने आपके रिलैक्स्ड अंदाज में कहते हुए मेज पर रखा जार खोला और एक कुकी निकाला। क्यों, तुम तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से शुरू करोगे ना? इनका इससे क्या ताल्लुक? शुरू बिस्किट आधा मुंह में था कि वो रुक गया। मुझे शुरू करने की क्या ज़रूरत है? मैं जीएम की सीट संभालने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका से डिग्री ले आया हूँ। अब मजीद इंतज़ार कैसा? इसने जैसे इस बात को अहमक बच्चे की बेवकूफ़ी समझकर उड़ाया। रिजवान ने अनक उतार कर मेज़ पर रखी फाइल पढ़े की और संजीदगी से इसे देखा। फैजी, तुम डायरेक्ट जीएम कैसे बन सकते हो? पहले दिन कोई भी बॉस नहीं बन सकता बेटे, नीचे से शुरू करना पड़ता है। आप तो पहले दिन से ही अपने होटल्स के मालिक थे। इसने आधा कुतरा बिस्किट वापस रखकर हब्बी से बोला। मैं पहले ही दिन एक 7 स्टार होटल का मालिक नहीं बन गया था। पहले दिन मैं एक ढाबे का मैनेजर बना था। इस जगह आते तक मुझे 30 साल लगे हैं। तरक्की आहिस्ता आहिस्ता ही होती है। रिजवान की गहरी सांस उभरी। मुझे आपकी नहीं सुननी भाई जी। वो जी भरकर बेजार हुआ। मुझे बताएं, मैं कब जीएम बन रहा हूँ? तुमसे ज़्यादा काबिल और बेहतर ग्रेड्स वाले लोग हमारे पास सालों से काम कर रहे हैं और अभी तक इस ओहदे पर नहीं पहुँच सके जिससे ऊपर का अहदा तुम मांग रहे हो। वेल सिंपल, क्योंकि वो रिजवान हाथ के भाई नहीं है। मैं आपका भाई हूँ। कुर्सी से टेक लगाकर वो टांग पर टांग चढ़ाए बैठे नौजवान के अंदाज में अब खुद से नजर आई थी। ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है वैजी। इस तरह तुम एक अच्छे होटल नहीं बन
होटलियर नहीं बन सकते। और तुम्हें तो मुझसे भी आगे जाना है बेटे। मतलब आप मुझे जीएम नहीं बनाना चाहते। इनके माथे पर बल थे। आंखों में नाक वाली रिजवान ने तासुफ और मलाल से इसे देखा। बात मेरे चाहने या ना चाहने की नहीं है, बात असूलों की है जिन्हें लेकर मैं हमेशा चला हूँ। और अगर इन पर अमल ना करता तो आज यहाँ ना पहुँच सकता। मेरिट मेरिट होता है फैजी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, बाहर की डिग्री है, आपसे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ तो मैं जाहिल बेईमान आदमी होता तो आप कहते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे मेरी काबिलियत के बावजूद आप होटल क्यों नहीं संभालने दे रहे। होटल तुमने ही संभालना है फैजी। मेरे कौन से बच्चे हैं जिनके नाम कुछ कर जाऊंगा। इनकी आंखों में बेहद दुख उभरा। फैजी ने उनका कर रुख फेर लिया। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले काम की मुश्किल वक्त गुजारो, मेहनत करो, फिर ऊंचे लेवल पर आओ। जो शख्स एक ही जिस्म में सीढ़ियां अबूर करना चाहे वो सबसे ऊंचे जीने पर पहुंच तो जाता है, मगर आगे से खला मिलता है। कदम कदम जीने चढ़ोगे तो इस ऊपर रोशन राहदारियां ही मिलेंगी, और इनको पाने की खुशी भी। वो समझाने वाले अंदाज में कह रहे थे। मतलब अभी आप मुझे अपने शानदार होटल से काबिल नहीं समझते। इसने बदमज़गी से सर झटका। अरे मैं तो खुश हूँ कि तुम वहाँ काम करोगे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम कल से काम संभालो, मगर मगर निचले दर्जे का काम। वो तंजिया बोला। फैजी, मैं तुम्हें चपरासी नहीं भर्ती कर रहा, एक अच्छी पोस्ट दे रहा हूँ। तुम्हें तरक्कियां भी जल्द मिलेंगी, तुम शेयर होल्डर्स भी होगे बहुत जल्द। तुम इस मुकाम पर जाने दे। मुझे तो लगता है आप मुझे अपने बिजनेस में शामिल ही नहीं करना चाहते। कब्र में साह लेकर जाना है जैसे सब कुछ। उठते हुए आखिरी फिक्रा वो महज बड़बड़ाया था, मगर उन्होंने सुन लिया था और इनके चेहरे पर दहमी तासुरात उतरे। आंखों में गहरा मलाल उभरा। फैजी, उन्होंने उठते हुए इसे पुकारा, मगर वो सुने बगैर स्टडी से निकल गया। वो आधे खड़े हुए होते हुए वापस बैठ गए। दिल पे हाथ रखकर मसलते उन्होंने सर सीट की पूछते लगाया। आंखों में चुभन सी थी। दिल को मसलता हाथ अब धीरे धीरे ठहर गया था। बहुत जब्त से उन्होंने एक फाइल वापस उठाई, से देखने लगे। ऐनक उठाना वो भूल चुके थे। काफी ठंडी हो चुकी थी। सड़कें, गुजरगाहें, झाग सब गायब हो रहा था। वो जरा चौंका, फिर तनवीर साहब को देखा। वो जवाब के इंतजार में थे। ऑफ कोर्स भाई जी को हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं इनके बिजनेस संभालूं। उन्होंने खुद मुझसे ये कहा था। वो बड़े एतमाद से बोला। जाहिर है तुम इनके भाई थे। तनवीर साहब ने तायद अंदाज में सर हिलाकर आखिरी कड़वा खून पड़ा। तपिश चेक करके वो हाथ खींच चुके थे। फाइज बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। बाहर आकर वो कॉरिडोर में नहीं रुका, और अगर रुका तो पारस के ऑफिस के सामने शीशे की दरवाजे से वो एक कागज पर कुछ लिखती दिखाई दे रही थी। सर जरा सा तिरछा किए, तेज तेज कलम चलाती, वक्फे वक्फे के बाद उंगली से आगे फिसलने वाले बाल पीछे करती। वो सुबह दास खोई हुई लड़की से अक्सर मुतली नजर आ रही थी। फाइजल हमें मुझसे मगर सर्द निगाहों से देखता रहा, यहाँ तक कि पार्ट ने सर उठाया। दोनों ही की निगाहें मिली। फाइज जबरन मुस्कुराया और एहतरामन सर को जंबिश देकर वापस पलट गया। पारस एक निगाह गलत इस पर डालकर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई।